गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज के बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, जिसमें वो समाज में बदलाव की चर्चा करता है, उसी को उसके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। उसके अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन है उसका जो मूल कारण है वो उत्पादन प्रणाली में बदलाव है, और उत्पादन प्रणाली को वे समाज की आर्थिक संरचना या आर्थिक ढांचा कहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अनुसार जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इस तरह से मार्क्स अपने संपूर्ण सिद्धांत को आर्थिक आधार पर केंद्रित करते हैं तथा भौतिकवाद को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। यानी जो आर्थिक तत्व है, आर्थिक जो कारण है, आर्थिक जो आधार हैं, उसको जो है वो अपने इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। मार्क्स ने जो उत्पादन प्रणाली बताई है उसके 3 एलिमेंट हैं। पहला है उत्पादन के साधन। इसमें कच्चा माल आता है, पूंजी आती है और तकनीक आती है, जिसको हम प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है उत्पादन प्रणाली का वो उत्पादन शक्ति है, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो उत्पादन के साधन आते हैं और दूसरा उसमें श्रम शक्ति आती है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है उत्पादन प्रणाली। इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, उत्पादन की शक्ति और साथ में इसमें आता है उत्पादन संबंध। मार्क्स के अनुसार जो परिवर्तन है उसकी जो शुरुआत है वो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से होती है। उत्पादन के साधन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कच्चा माल, पूंजी और तकनीक। इसमें परिवर्तन के साथ ही जो है सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत भी हो जाती है, ऐसा वो मानते हैं। इस साधन में प्रौद्योगिकी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से श्रम शक्ति में परिवर्तन होता है। श्रम शक्ति का मतलब श्रमिकों की जो कुशलता है, दक्षता जो है वो बढ़ती है, उनका बौद्धिक विकास होता है। उत्पादन के साधन एवं श्रम शक्ति में परिवर्तन के साथ ही उत्पादन जो शक्ति है वो भी परिवर्तित हो जाती है, यानी वो भी बदल जाती है। और उत्पादन शक्ति में जो परिवर्तन है वो मालिक एवं सर्वहारा। सर्वहारा का मतलब जो श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी मजदूर के बीच उत्पादन संबंधों को परिवर्तित करने को मजबूर करता है, जिससे उत्पादन प्रणाली भी परिवर्तित हो जाती है एवं समाज में बदलाव दिखाई देने लगता है। मार्क्स जो है वो उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाज के ऐतिहासिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को उल्लेख करता है। उसको हम एक एक करके देखेंगे। जो पहली अवस्था वो परिकल्पित करता है समाज की ऐतिहासिक विकास की, वो है आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसके संबंध में वो कहता है कि इसमें लोग फल तथा शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस समय उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार का अभाव था, यानी प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी उत्पादन के साधनों पर। और जब ये नहीं थी तो न कोई किसी प्रकार के वर्ग थे और न ही किसी प्रकार का कोई शोषण होता था। जो दूसरी जो अवस्था है वो प्राचीन समाज की अवस्था है, जिसमें दास प्रथा का जन्म हुआ तथा व्यक्तिगत संपत्ति भी पनप गई, और उसी के साथ जो है वर्ग विभेद शुरू हो गया और शोषण भी प्रारंभ हो गया। तीसरी जो स्टेज है वो है
सामंतवादी अवस्था, जिसमें सत्ता पर राजाओं का अधिकार था, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जो भूमि थी उसको सामंतों में विभाजित कर दी थी। सामंत का पूर्ण अधिकार भूमिहीन कृषकों पर होता था, जिन्हें मार्क्स अर्धदास, इंग्लिश में सर्फ कहते हैं। चौथी अवस्था जो थी वो पूंजीवाद की है, जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। इसमें उत्पादन अत्यधिक पैमाने पर हुआ, बड़े पैमाने पर, किंतु बेरोजगारी फैलने के कारण वेतन की दर घटी और पूंजीपतियों के द्वारा शोषण भी बढ़ने लगा। इस युग में पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आया। यह युग वर्तमान समय का है। उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने अतीत से वर्तमान तक के 4 समाजों के साथ भविष्य के 2 समाजों या अवस्थाओं का भी जिक्र किया है, जिसमें पहले समाजवाद आएगा और फिर साम्यवाद की परिकल्पना की है। मार्क्स के अनुसार यदि ऐतिहासिक रूप से देखें तो जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे समाज भी बदले हैं, परंतु 2 वर्गों की व्यवस्था हमेशा बनी रही, जिसमें एक वर्ग शोषक हैव्स एवं दूसरा शोषित हैव नॉट्स। यानी एक वर्ग समाज में हमेशा से 2 वर्ग रहे हैं। उनका मानना है एक तो वो वर्ग जो शोषक है यानी शोषण करता था, और एक दूसरा वर्ग शोषित यानी जिसका शोषण होता था, हैव्स और हैव नॉट्स। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज से पूर्व के समाज के दास एवं कृषि श्रमिकों को स्वयं में वर्ग कहा, क्योंकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति तो समान थी, परंतु उनमें चेतना का अभाव था, इसलिए असंगठित थे एवं वर्ग विरोध को वर्ग संघर्ष तक नहीं ले जा सके। किंतु मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में संघर्ष होगा, क्योंकि यह समाज कई अर्थों में अपने अतीत के समाज से अलग है। पूंजीवाद समाज में उत्पादन लाभ के लिए होता है, जबकि अतीत के समाज में उपभोग के लिए था, यानी यूज़ करने के लिए था। साथ ही इस समाज में उत्पादन का मशीनीकरण हो चुका है, जिससे श्रमिक वर्ग के महत्व में कमी आई है, यानी मशीनों का अत्यधिक प्रयोग हो गया है, जिससे जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके महत्व में निश्चित रूप से कमी आई है। इस समाज में पूंजीपतियों एवं सर्वहारा वर्ग के बीच नकद का संबंध है, जिससे दोनों वर्गों में किसी तरह का भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं परंपरागत जैसे संबंध नहीं हैं। उद्योगपतियों में आपसी प्रतिस्पर्धा तथा लाभ प्राप्त करने की मनोवृत्ति के कारण श्रमिक हाशिए पर आ गया है। अत्यधिक मशीनीकरण के कारण इस युग में श्रम का महत्व कम हो गया है, जिससे जो है श्रमिकों में अलगाव की भावना उत्पन्न हो गई है। वो स्वयं से, प्रकृति से और अपने परिवार से कट गए हैं। यही उनकी अलगाव की थ्योरी है, एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे पूंजीपति अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाता चला जाएगा, वैसे वैसे जो अधोसंरचना है, जैसे कि धर्म है, कानून इत्यादि को भी उतना ही अधिक अपने नियंत्रण में करता चला जाएगा। इसके बदौलत पूंजीपति जो चाहेगा वही करेगा और श्रमिकों की सुनवाई नहीं होगी। मार्क्स कहते हैं कि यह स्थिति श्रमिकों में चेतना उत्पन्न करेगी, चूँकि श्रमिकों के शोषण का स्वरूप, जीवन शैली एवं समस्याएं एक जैसी हैं, अतः उनकी जागरूकता और चेतना का स्तर भी एक जैसा होगा, समान होगा। मार्क्स के अनुसार अस्तित्व से चेतना का निर्माण होता है, अतः ये चेतना श्रमिकों को ध्रुवीकृत करने का आदान प्रदान करेगी, यानी एक झंडे के तले उनको आने के लिए ये प्रेरित करेगी, तथा इस युग में वंचित वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। उसे प्राप्त करने के लिए संगठित एवं सक्रिय होगा। इस ध्रुवीकरण के बाद समाज 2 महान वर्गों, बुर्जुआ, बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग, एवं सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग में विभाजित हो जाएगा, और अंततः खूनी संघर्ष होगा, क्रांति होगी, जिसमें जीत सर्वहारा वर्ग की ही होगी, यानी श्रमिक वर्ग की ही होगी। मार्क्स कहते हैं कि रक्त रंजित क्रांति के बाद, यानी खूनी क्रांति होगी, हिंसा होगी उसके बाद कुछ समय के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, जिसे वे समाजवाद कहते हैं। अंततः सर्वहारा समाजवाद कहते हैं, और अंततः जो है सर्वहारा अपनी सत्ता छोड़कर जन सामान्य में शामिल हो जाएगा।
यह साम्यवादी समाज होगा। मार्क्स के अनुसार इस युग में परिवार तथा जनता की अफीम जो धर्म है उसका निषेध हो जाएगा। इस युग में न तो वर्ग होंगे, न ही निजी संपत्ति होगी, सबको अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा। ये साम्यवादी व्यवस्था की बात है जो अंत में स्थापित होगी। मार्क्स कह रहे हैं कि इसमें कोई वर्ग नहीं होंगे, न कोई निजी संपत्ति होगी, सबको अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा तथा आवश्यकता के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। पुलिस है, प्रशासन है, सेना आदि संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी एवं सामाजिक परिवर्तन का चक्र सदैव के लिए रुक जाएगा। यहाँ आकर के वो परिवर्तन को रोक देते हैं। अब जो उनका ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये आलोचनाओं से परे नहीं है। जैसा कि मैक्स वेबर ने लिखा है कि दो आधारों पर हम इसको गलत पा सकते हैं। पहला है वर्ग सभी युगों में नहीं पाया जाता रहा है। दूसरा जो है आधुनिक जो पूंजीवादी यूरोप में है उसमें तो 4 वर्ग दिखाई देते हैं। साथ ही सर्वहारा वर्ग की क्रांति न होकर श्रमिक संघों का निर्माण एवं सामूहिक सौदेबाजी होगी। दूसरी जो है वो रोल्फ डाहरेनडोर्फ ने की है कि व्यावसायिक गतिशीलता के कारण वर्ग निष्ठा कमजोर होगी, जिससे वर्ग ध्रुवीकरण की संभावना दिखाई नहीं देती है। तीसरी जो आलोचना है वो एंथोनी गिडेंस ने की है। साम्यवाद के विचार को ही वे स्वप्नदर्शी मानते हैं, यानी काल्पनिक मानते हैं। अंतिम आलोचना मार्क्स पर आर्थिक विश्लेषणवादी होने का आरोप लगता है, जो सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारकों की उपेक्षा करते हैं, जबकि अन्य कारक भी निश्चित रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स का विश्लेषण दोष रहित नहीं है, फिर भी पूंजीवाद पर लगाम लगाने एवं उसे मानवतावादी रूप प्रदान करने में मार्क्स के विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।